हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। इधर इंडिया में मृत्युंजय नाश्ते के वक्त एकांश के कमरे में उसे बुलाने के लिए आया, लेकिन एकांश वहाँ पर नहीं था। जिसे देखते हुए मृत्युंजय नीचे आया तो देखा सभी लोग लंच के लिए बैठे हुए थे। जिन्हें देखते हुए मृत्युंजय बोला, अंश कहाँ है? मृत्युंजय के सवाल पर महक बोली, आपका बेटा है, आपको नहीं पता? महक के उल्टा सवाल पर मृत्युंजय ने घूर कर उसे देखा और दांत पीसते हुए बोला, पैदा तो तुमने किया है ना, तुम्हें अच्छे से पता होगा। अच्छा, क्या मैंने अकेले पैदा किया है उसे? महक ने आंखें चढ़ाते हुए बोली। जिनकी तू मैं को देख वह अर्चना बोली, बस करो। फिर बाहर की तरफ इशारा करते हुए जॉगिंग पर गया होगा। जिसकी बात सुन कोई कुछ कहता उससे पहले मृत्युंजय का फोन बजने लगा। मृत्युंजय ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। जिस पर मृत्युंजय बोला, हेलो कौन? इतनी आसानी से मुझे भूल गया मृत्युंजय सारंग? वो आवाज़ थोड़ी गहरी हो गई, जिससे सुन मृत्युंजय का चेहरा सख्त हो गया। जिस पर दूसरी तरफ से फिर से आवाज़ आई, क्या बात है? मैं तुम्हारे चेहरे के तासुर को महसूस कर सकता हूँ। सुना है तुम्हारा छोटा बेटा होने की बहुत ख्वाहिश रखता है, कहो तो उसके पैर कटवा दूं? जिसकी धमकी को सुन मृत्युंजय के माथे का बल आ गया। जब उसकी नज़र ब्लैक वेस्ट और ब्लैक शर्ट्स पहने अंदर आ रहे एकांश पर गई, जिसे देख उसने गहरी सांस भरी और फोन कॉल में बोला, जी शांति को छूना चाहते हो उसके बारे में जरा तशरीफ से खबर निकाल लेना, कहीं उसके पैर काटने के चक्कर में खुद अपाहिज न हो जाओ। इतना कहकर एकांश ने कॉल कट कर दिया। जिसे देख एकांश ने डाइनिंग टेबल पर से गिलास उठाया और उसमें पानी उड़ेलते हुए पूछा, हैव एनी प्रॉब्लम डैड? ये कहते हुए उसने गिलास मुंह से लगा लिया। जिस पर मृत्युंजय ने अपनी कुर्सी खींची, उसमें बैठते हुए कहा, नो, बस बीच बीच में कुछ लोग अटेंडेंस देने आ जाते हैं कि वो मेरी क्लास अटेंड करना चाहते हैं, बट बिग डी, आपने हमें बताया नहीं कि आप कोई क्लास भी लेते हैं। इट्स चीटिंग, अद्विक ने नाराजगी से कहा। यू डोंट वरी, मैं अगर ऐसा माइंड बनाता हूँ तो तुम्हें बताऊंगा, तुम मेरे पहले स्टूडेंट रहोगे, मृत्युंजय ने मुस्कुराते हुए कहा। जिसकी बात सुन अद्विक खुश हो गया। जब रचना ने आरव से कहा, आरव बेटा, तुम्हारे डैड का कॉल आया था, वो कह रहे थे उन्होंने कनाडा में तुम्हारे नीट की प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट देखा है, तुम एक बार बात कर लेना। जिसे सुन एकांश ने तिरछी नज़र से आरव की तरफ देखा। जिसे बिना देखे आरव ने अपना सिर नहीं में हिला दिया और कहा, मैं विदेश नहीं जाऊंगा। व्हाट? रचना ने चौंकते हुए पूछा। हाँ नानी, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, मैं अपनी नीट की तैयारी कोटा से करूंगा, आरव ने कहा। जिसकी बात पर शोभित उसे देखते हुए बोला, दिमाग खराब तो हुआ है ना तुम्हारा? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तुम्हें और तुम इंडिया में रहकर कुछ कर दिखने में क्या बुराई है? एकांश ने बीच में पूछा। जिसके सवाल पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, शोभित इज राइट, आई डोंट थिंक सो, एकांश ने कहा। जिस पर मृत्युंजय उसे घूरते बोला, शट अप, तुम्हें अपने ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका जाना है, ओके, सो बी सीरियस, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट डैड आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई पैशन एंड हॉबीज, एकांश ने इत्मीनान के साथ कहा। जिसे सुन मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, बेटर फॉर यू। जिस पर एकांश के होठों पर एक्समरिक लेकर कमरे की तरफ फ्रेश होने चला गया। मैं डैड से बात कर लूँगा, आरव ने कहा। जिसे सुन मृत्युंजय उसकी तरफ एक नज़र देख कर बोला, ओके, सो अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। जिसकी बात पर आरव ने अपना सिर हिला दिया। जिसे अद्विक पर नौतरेजल और मानो देखने लगे। जब वर्तिका आरव की तरफ देखते हुए, इसका मतलब अब आप यहाँ से चले जाओगे? हाँ, अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा अपने मॉम डैड के पास, आरव ने जवाब दिया। जिसे सुन वर्तिका मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, बड़े पापा, इसका मतलब हम सभी आरव भैया से मिलने इंदौर जाएंगे? हाँ, हो सकता है कि हम कभी कभी जाएं, मृत्युंजय ने जवाब दिया। जिसके जवाब को सुन वर्तिका खुश हो गई और अपना नाश्ता खाया। जिसे देखते हुए आरव बोला, वेल वर्तु, क्या तुम मेरे साथ स्विमिंग पर चलोगे? बहुत गर्म हो रखी है। ओके, तो आप मेरी प्रैक्टिस में हेल्प करोगे? वर्तिका ने खुश होते हुए पूछा। जिसके जवाब में आरव ने अपना सिर हिला दिया। तो सभी लोग नाश्ते करने लगे। अपना नाश्ता पूरा कर आरव एकांश के कमरे में आया, जहाँ देखा वो शावर लेकर बेडरूम में आ रहा था। उसने अपने कमर पर ब्राउन टॉवल बांध रखा था। जिसे देखते हुए आरव वहाँ पर खड़ा होकर बोला, अंश, फोकस ऑन योर कैरियर, इफ़ यू बदर अबाउट मी यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, एकांश ने दूसरे टॉवल से बालों को पोंछते हुए कहा। जिस पर आरव अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, वेरी गुड, और वैसे भी मुझे तुम जैसा रोंदू बच्चा नहीं पसंद, और पहले भी नहीं पसंद था, एकांश ने बेरुखी के साथ कहा। जिसे सुन आरव थोड़ा सा इमोशंस होते हुए बोला,
लेकिन तुमने हमेशा मेरी मदद की है। बिकॉज डैड सेड सो। ये कहते हुए उसने से हेयर ड्रायर उठाया और अपने बालों को सुखाने लगा, जिसे देख आरव अपनी आंखों के कोने से आंसू साफ करते हुए बोला, अब तुमसे मुलाकात होगी जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। डोंट वरी, आई विल नेवर बी योर पेटेंट। एकांश ने मिरर में आरव को देखते हुए कहा, जिसे देख आरव मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाकर बोला, और मैं कभी तुम्हें उससे अस्पताल के बेड पर नहीं देखना चाहता। बट आई नो कि तुम मुझे बचा लोगे। एकांश ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जिसकी मुस्कान को देख आरव जल्दी से उसके पास आ उसे कसकर गले लगाते हुए बोला, मैं तुम्हें अभी से मिस कर रहा हूँ यार। तुम्हारे जैसी बकवास कौन करेगा? कौन मुझे हर बात पर नीचा दिखाते हुए मोटिवेट करेगा? ये कहते हुए आरव की आंखों से आंसू आ रहे थे, जिसे देखते हुए एकांश ने पहले उसे दूर करना चाहा, लेकिन बाद में उसके पीठ को थपथपाते हुए बोला, जिंदगी एक रास्ते की तरह है, हर मोड़ पर कुछ लोग मिल जाते हैं, बट देयर विल बी नो वन लाइक यू, यू आर वन पेस। ये कहते हुए आरव एकांश से दूर हो गए, जिसके आंसू को देखते हुए एकांश टिश्यू पेपर उठाकर आरव की तरफ बढ़ाते हुए बोला, बी ए स्ट्रॉन्ग मैन। अगर जिंदगी में इतने ही सेंटी रहोगे तो कोई भी तुम्हारा इस्तेमाल करके चला जाएगा। जिस पर आरव उसे देखते हुए, मुझे कॉल करना है, कोशिश करूंगा। ये कहते हुए एकांश क्लोजेट के रूम की तरफ चला गया। जिसे जाता हुआ देख आरव ने गहरी सांस लिया और उसके कमरे से बाहर चला जिसे जाता हुआ देख आरव ने एक गहरी सांस लिया और उसके कमरे से बाहर चला गया। एकांश कुछ देर में क्लोजेट रूम से रेडी होकर बाहर निकला। जब उसका फ़ोन बजने लगा तो उसने अपने फ़ोन को उठाया, जिसमें से ब्रो नाम चमक रहा था। जिसे देखते हुए एकांश कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो, मैं 2 हफ्ते बाद वापस आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से अव्यक्त ने कहा, जिसके बाद एकांश अपने बालों को सेट करते हुए बोला, हमारी कंपनी इतनी अच्छी नहीं है, सो मुझे बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। हाउ रूड आर यू मैन, थोड़ा सॉफ्ट बात करो, अव्यक्त ने नाराज़गी से कहा। जिसे सुन एकांश खुद को मिरर में देखते, यू आर नॉट माई वाइफ और गर्लफ्रेंड टू टॉक सॉफ्टली। तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आ रहा हूँ ढेर सारे, तुम्हारा मिनी फ्रिज फुल हो जाएगा। अव्यक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर एकांश एक नज़र फ़ोन को अपने सामने लाकर देखने के बाद कान में लगाकर बोला, 10 दिन बाद मेरी ट्रेन है। व्हाट? वेट, वेयर आर यू गोइंग? अव्यक्त ने हैरान होते हुए पूछा, जिसके जवाब में एकांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ब्रो, आई एम ए फ्री बर्ड, आई कैन कम एंड गो एनीवेयर। यस, नो, बट कहाँ जा रहे हो? ट्रिप पर, कुछ तो बताओ। अव्यक्त ने जल्दीबाजी में पूछा, जिसके सवाल पर एकांश ने कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट करते हुए बोला, कम एंड हेल्प डैड एंड दिस टाइम बाय। इतना कहकर एकांश ने कॉल कट कर दिया और अपने बालों को सहलाते हुए कमरे से बाहर चला। इधर बेगूसराय बिहार, आज से सुमन की शादी के फंक्शन शुरू हो रहे थे, जहां उसके मोहल्ले की औरतें वहां आई हुई थी और भोजपुरी गाने पर वहां चल रहे थे। समृति ने खूबसूरत सा पीले रंग का सलवार सूट पहना था, जिसमें काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। अपने लंबे बालों को गूंथे हुए उसके लट उसके गाल को चूम रहे थे और कानों में छोटे से झुमके के साथ माथे पर बिंदिया पहना था, जो फूलों से बना हुआ था, और हाथों में चूड़ियाँ और हाथ में ब्रेसलेट थी। जब समृति रेडी होकर सोनाली के साथ आंगन में पहुंची तो वहां आए सारे मेहमान समृति को देखने लगे। जब आखिरकार एक औरत ने समृति से पूछ लिया, बेटा कहाँ से हो तुम? जी, मैं मुंबई से हूँ आंटी, समृति ने जवाब दिया। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अच्छे से उनके सवालों का जवाब दे रही। जब उसी औरत ने फिर से पूछा, अच्छा, सुमन के साथ पढ़ती हो? जी हाँ, मैं उसी के साथ पढ़ती हूँ। तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक दूसरी औरत ने पूछा, जिसके सवालों को बढ़ता हुआ देख समृति सुमन की तरफ देखने लगी, जिसे हल्दी चढ़ रही थी। जिसे देखते हुए समृति उस औरत से बोली, जी, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? पहली औरत ने फिर पूछा, जिसके जवाब में समृति खिसियानी मुस्कान के साथ बोली, जी, मेरे पिता क्रिमिनल लॉयर है। तो तुम्हारे घर वाले को तुम्हारे पापा पालते हैं? तुम्हारे बाकी घर वाले कुछ नहीं करते? दूसरी औरत ने कहा, जिस पर समृति जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाते बोले, नहीं, हम सभी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम काफ़ी सुंदर हो बेटा, पहली औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, जिनकी बात पर समृति अपना सिर हिलाते हुए बोली, थैंक यू आंटी। तो बेटा, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है, या तुम्हारे घर वालों ने? उस औरत ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, जिसके जवाब में समृति गहरी सांस भर कर बोली, अगर आपका बेटा होगा
जिसके बारे में आप पूछ रही हैं तो सॉरी आंटी, मुझे शादी नहीं करनी। जिसके इनडायरेक्टली ना करने पर उस औरत ने और कुछ नहीं कहा। जिसके चुप हो जाने के बाद समृद्धि राहत की सांस भरते हुए वहाँ से उठकर बोली, थैंक यू आंटी, मैं दोस्तों से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर समृद्धि पतली गली लेकर वहाँ से खिसक गई। राहुल, जो कि बाकी आए मेहमानों से घुल मिल गया था, इधर उधर देखते हुए बोले, यार ये समृद्धि कहीं नज़र नहीं। ये कहते उसकी आवाज़ उसके गले में ही रह गई, क्योंकि सामने सोनाली के साथ समृद्धि उसी की तरफ आ रही थी। जिसके चुप हो जाने पर उसका एक फ्रेंड बोला, क्या बात है? जिसकी बात का राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। जब समृद्धि उसके पास आई और बोली, गुड मॉर्निंग राहुल, जिसे सुन राहुल अपने होश में आते हुए, गुड मॉर्निंग समृद्धि। सोनाली अपने दुपट्टे को संभालते हुए राहुल से बोली, राहुल अब हम लोग बिहार आ ही गए तो क्यों न तुम्हारे घर चले। जिसकी बात सुन समृद्धि सोनाली का साथ देते हुए राहुल से बोली, ये बिल्कुल सही कर रही है, क्या पता फिर मौका मिले ना मिले। जिसके जिद को देख राहुल अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, हल्दी के बाद कोई दूसरा फंक्शन नहीं है तो शाम तक वहाँ से घूम कर आ जाएंगे। मैं दादा दादी को कॉल करके बता देता। जिसके हाँ कहने पर सभी लोग खुश हो गए। जब वहाँ पर सुमन के आए कजन्स डांस करने लगे, जिनके डांस को देखते हुए समृद्धि कुर्सी पर बैठकर वीडियो बनाने लगी, तो सोनाली उसके हाथ को पकड़ते हुए, अरे बैठ क्यों रही हो, चल ना हम भी डांस करते हैं। अरे तुम्हें पता है ना मुझे अजीब लगता है डांस करना। समृद्धि ने रुकते हुए कहा। जिसे देख राहुल समृद्धि के हाथ को पकड़ते हुए, ऐसा तो नहीं है कि तुमने कभी भोजपुरी गाना नहीं सुना हो, चलो ना मजाक करेंगे। ये कहते हुए राहुल समृद्धि को खींचकर सुमन के कजिन के बीच में ले आया तो सभी लोग समृद्धि को देखने लगे। जिनकी नज़र पर समृद्धि थोड़ा सा नर्वस होते हुए राहुल से बोले, राहुल इंसल्ट मत करवाओ मेरी। राहुल समृद्धि की बात पर सुमन के कजन ब्रदर से बोला, संदीप देखो क्या बोल रही है, चलो कोई अच्छा सा सॉन्ग प्ले करो जिसके साथ हम डांस करेंगे। संदीप राहुल की बात पर समृद्धि की तरफ देखते हुए बोला, हाँ मैं एक अच्छा सॉन्ग प्ले कराता हूँ, भोजपुरी चलेगी ना। तुम चलने की बात करते हो, दौड़ेगी, तुम बस प्ले करवाओ, राहुल ने मस्ती में कहा। जिस पर संदीप अपना सिर हिलाते हुए डीजे वाले के पास जाकर सॉन्ग प्ले करने के लिए गया। जब म्यूजिक चलने लगा, जिसे सुनते हुए समृद्धि ने राहुल की तरफ देखा था। राहुल बड़े टशन के साथ चलते हुए समृद्धि के पास आकर बोला, सच के सवर के जब आवेलू ए रानी, दिन में मन घबरावेलू रानी, राती में सपना तू अपना देखा के हमरा के काहे दुबरावेलू। जिसके लिरिक्स को सुनते हुए समृद्धि अपना सर नहीं में हिलाकर उसके साथ डांस करते, राजा कोयला बिया तू मोटा जइबा हो, खैबा मेहरी के हाथे तक गोटा जइबा हो। जब सुमन के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से आयुष्मान अपने पिताश्री के साथ गाड़ी से बाहर निकले। उसके साथ उसके 2 साल छोटा एक लड़का भी खड़ा हुआ था। जब सुमन के फादर की नज़र अमर चौधरी और आयुष्मान पर गई, वो जल्दी से उनके पास आए और उनके चाय पानी की व्यवस्था करने लगे। वो एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पर सभी मिलजुल कर रहते थे और होने वाली खुशी चाहे दुख के पल साथ में बिताया जाता था, जिस कारण अमर चौधरी वहाँ की सारी लड़की को अपनी बेटी जैसा मानते थे और उनकी शादी में खुद जाकर उन्हें भेंट दिया करते थे। जब उनके पास समय होता था, जब वहाँ पर चल रहे गाने और डांस को बीच में उस्मान की नज़र समृद्धि पर गई और उसके साथ खड़े लड़के की नज़र जब समृद्धि पर गई, उसे एकटक देखने लगा। राहुल बड़े मज़े के साथ समृद्धि को छेड़ते हुए उसके साथ डांस कर रहा, जिसे देखते हुए लड़का आयुष्मान से बोला, यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा माहौल है भाई। आयुष्मान उस लड़के को बात सुनकर बोला, हमको भी दिख रहा है आर्यन, तुम भी देखो और चुप रहो। जिसकी सख्त आवाज़ को सुन आर्यन मुंह बनाकर समृद्धि को फिर से देखने लगा। उसकी नज़र में कुछ तो था, लेकिन वो क्या शायद नहीं समझ पा रहा था। जब रिलिक्स एक बार फिर चलने लगे और सुमन के कजन ब्रदर सिस्टर के साथ समृद्धि राहुल फिर से डांस करने लगे। सुनीला शादी से होला बर्बादी, तबो तो दिनों दिन बढ़ता आबादी, मर्दे के मन ह बिछिलिए नु जाला, बढ़ेला लोट तब जाके पछताला, अबे से काहे डरावेलू गोरी। हरियर गछिया सुखावेलू राजा, कोयला बिया तू मोटा जइब हो, खैब मेहरी के हाथे तो गोटा जइब हो। जिनके साथ ही समृद्धि अपना सिर नहीं में हिलाते हुए जाकर कुर्सी में बैठ गई और राहुल इसे देख मुस्कुराते हुए सोनाली के साथ डांस करने लगा। उनके सॉन्ग चेंज हो चुके थे। समृद्धि अपना फ़ोन निकाल कर उसे डांस का वीडियो बना रहे थे। उसके होठों पर एक बड़ी सी प्यारी मुस्कान थी, जैसे अब वो शादी को एंजॉय कर रही। जब वहाँ पर स्प्राइट और फंटा डांस कर रहे लोगों को बांटा जाने लगा, जिनमें से एक को समृद्धि ने उठा लिया तो लड़का उसके गिलास को फुल करते हुए बोला, आपके लिए ज़्यादा। जिसकी बात पर समृद्धि मुस्कुराई, थैंक यू भैया। जिसके भैया कहने पर लड़का मुंह बनाकर दूसरी तरफ चला गया और समृद्धि वीडियो बनाते हुए स्प्राइट
आयुष्मान एकटक समृद्धि के चेहरे को घूर रहा था जब सुमन की नज़र आयुष्मान पर गई। मुस्कुराते हुए उसके पास आकर, नमस्ते छोटे सरकार। सुमन की बात पर आयुष्मान ने अपना सिर हिला दिया तो सुमन आर्यन की तरफ देखते हुए बोले, पढ़ाई कैसी चल रही है आर्यन बाबू? अच्छी चल रही है, यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा है मेरा, आर्यन ने जवाब दिया। जिसे सुन सुमन मुस्कुरा दी और आसमान की तरफ देखते हुए बोली, सभी लोग हल्दी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी चलिए, हमारे कमर में ज़रा दर्द है, हम नहीं नाच सकते, आयुष्मान ने जवाब दिया। जिसके जवाब पर सुमन कुछ पल चुप रही क्योंकि जग्गू ने उसे सब कुछ बता दिया था कि एक्चुअल में रास्ते में हुआ क्या था। फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आयुष्मान से बोली, समृद्धि थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है और गुस्सैल भी है, तुम चाहे हमको कितना विज्ञान परोस लो, अगर हमको कुछ करना हो तो हम करके रहेंगे सुमन सिंह, आयुष्मान ने सख्त लहजे में। जिसे सुन सुमन ने गहरी सांस भरते हुए, छोटे सरकार हमको आपके लिए अफसोस है, इतना कहकर सुमन जाकर मंडप के नीचे बैठी और आयुष्मान बस समृद्धि को घूरने लगा। जिनके बीच की बात को सुनते हुए आर्यन आयुष्मान से बोला, इज देयर एनी प्रॉब्लम? यू अंडरस्टूड इट एब्सोल्युटली राइट, उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे, आयुष्मान ने समृद्धि की तरफ इशारा करते हुए कहा। जिसके इशारे पर आर्यन ने समृद्धि की तरफ देखा और सोचते हुए, मैंने उसे कहीं देखा है बट याद नहीं आ रहा, तुम कहाँ बेंगलुरु में रहते हो और यूँ कहाँ मुंबई में रहती है, तो कहाँ से मिलोगे उससे, आयुष्मान ने चिढ़कर। जिसकी बात को आर्यन ने कोई तवज्जो नहीं दी और समृद्धि की तरफ देखा। समृद्धि उन लोगों को हल्दी को देखते हुए बाड़ी की तरफ चली गई क्योंकि उसे अपने चेहरे पर हल्की जलन हो रही थी। समृद्धि बाड़ी में आकर अपने चेहरे को धोने के बाद टॉवल से पूछ और जैसे ही पलटी एकदम से आयुष्मान से टकरा गई। उस वक्त वहाँ पर और कोई नहीं था। पीछे से सुमन के घर की बड़ी खुली हुई थी और दोपहर हो रखी थी। समृद्धि आयुष्मान को आमने सामने देख वहाँ से जाने लगी तो आयुष्मान उसके हाथ को पकड़ उसे टंग से सटाते हुए बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी हमको मारकर। जिसकी हरकत पर समृद्धि उसे मारने के लिए हाथ ऊपर करने लगी। उससे पहले ही आयुष्मान उसके हाथ को पकड़ टंकी से सटाते हुए, हमको अच्छे से पता है कि तुम कैसे वार करती हो, इसलिए हमने सामने ज़्यादा हाथ पैर चलाने की कोशिश नहीं करो। अच्छा, कल जो प्रसाद दिया था कम रह गया शायद, इसलिए यहाँ पर भंडारा खाने आए हो, समृद्धि ने दांत पीसते हुए जिसके गुस्से को देख आयुष्मान तिरछी मुस्कान के साथ बोला, सुनो, अपना गुस्सा और एटीट्यूड अपने पास रखो, काहे कि तुम्हारी जैसी 50 लड़कियां को हम अपने सामने खड़े कर सकते हैं। तुम्हारी औकात का है हमारे सामने? मैं तुमसे औकात में छोटी हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह छिनार नहीं हूँ, समृद्धि ने सार्कास्टिक में वो कहा। जिसे सुना आयुष्मान अपना सिर हिलाते, तुमको न इतना पागल कर देंगे हम कि सुबह और शाम तक सिर्फ हमको याद करोगे, देख लेना। ओह रियली? जहर न पीलूँ ऐसे सुबह और शाम देखने से पहले। हो कौन तुम? बस यहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे जिनका खुद का सिक्का हम जैसे जनता लोगों का टैक्स से चलता है और हमें एटीट्यूड दिखा रहे हो, समृद्धि ने बड़ी अजीब से मुस्कान के साथ कहा। जिस पर आयुष्मान कुछ कहता उससे पहले पीछे से आर्यन बोल, उसका हाथ छोड़िए भाई। जिसकी बात पर आयुष्मान ने समृद्धि को झटके से छोड़ दिया और उसे उंगली दिखाते हुए अंदर की तरफ चला गया। जिसके जाने के बाद आर्यन समृद्धि की तरफ देखते हुए बोला, अपने भाई की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, अपने भाई को तमीज़ सिखा तो फिर दूसरे से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर समृद्धि अपने बाल को ठीक करते हुए अंदर की तरफ चली गई। जिसे जाता हुआ देखने के बाद आर्यन जाने का हुआ। जब उसकी नज़र नीचे गिरे चमचमाते एक ब्रेसलेट पर गई जिसे झुककर उसने उठा लिया तो उसमें SS लिखा हुआ था। जिसे देखते हुए आर्यन ने उस लेटर पर हाथ फेरा और उसे अपने पॉकेट में रख लिया। इसी तरह 2 दिन गुजर गए और सुमन की शादी का दिन आया जहां उसे दुल्हन की तरह सजाया गया था और उसके दोस्त उसे मंडप में ले आया और उसकी शादी की विधियाँ आगे बढ़ने लगी। वहीं मुंबई में रात के 8 बजे आर्या का फ़ोन बजने लगा। आर्या ने अपना फ़ोन उठाया तो देखा उसमें शिवांश का कॉल था। जिसे देखते हुए आर्या मुंह बनाकर बोली, 2 दिन से तो घर नहीं आया और अब मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? इतना कहकर आर्या ने नाराज़गी से फ़ोन उठाया और रूखे आवाज़ में कहा, हेलो। जिस पर दूसरी तरफ से शिवांश प्यार से बोला, हेलो स्वीटहार्ट। जी आप कौन? आर्या ने इरिटेट होकर कहा। जिस पर शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, आपका बदतमीज बिगड़ा हुआ शैतान पति। जिसकी बात सुन आर्या अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, क्या काम था? जिसके जवाब में शिवांश बोला, आप कहें तो डिनर के लिए टेबल बुक करवा दें। जी किस खुशी में? आर्या ने आंखें चढ़ाते हुए। जिस पर शिवांश दूसरी तरफ से बोला, अपने रूठे हुए महबूब को मनाने की खुशी में। तो डिनर का बिल कौन देगा?
आर्या ने पूछा, जिसके जवाब में शिवांश मुस्कुराया। अजी, आपको पता है ना, मैं एक छोटी सी कंपनी का CEO हूँ और आप इतनी बड़ी कंपनी के बड़े पोजीशन पर हैं, आपको ही बिल पे करना होगा। ये कौन सी बात हुई भला? काम तो हमें भी है, हमारी कंपनी को भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है जिसके काम में सभी लोग लगे हुए हैं। हम तो आपकी तरह ऑफिस में नहीं रुकते, आर्या ने नाराज़गी से कहा, जिसकी नाराज़गी भरी आवाज़ पर शिवांश बोला, क्योंकि आप एक एम्प्लॉय और मैं एक बॉस हूँ, इसलिए मुझे ओवर वर्क करना पड़ता है। तो बताइए, डिनर के लिए टेबल बुक करवा लूँ? जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, घर में खाना बन चुका है। अगर आपके पास वक्त होगा तो आकर खा लीजिए, आर्या ने सपाट लहजे में कहा। दूसरी तरफ से शिवांश बोला, मुझे आज और काम है, अगर आपके पास वक्त होगा तो आप क्या मेरे ऑफिस आ सकती हैं? शिवांश की बात पर आर्या टाइम की तरफ देखने के बाद बोली, ठीक है, मैं आ रही हूँ। लोकेशन भेज दीजिए। जी, इसकी ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर से कह दीजिएगा कि आपको मेरे ऑफिस आना है, वो आपको ले आएगा, शिवांश ने शरारती आवाज़ में कहा। जिसे सुन आर्या मुंह बनाते हुए कॉल कट कर कमरे से निकलकर नीचे आ गई तो नीचे सभी लोग बैठे हुए थे, जिन्हें देखते हुए आर्या महक के पास आकर बोली, माँ, शिवजी ने कॉल किया था, कहा कि वो आज फिर से नहीं आएंगे, मैं उनका डिनर लेके ऑफिस चली जाऊँ? मैं जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मैं ड्राइवर से बात कर देती हूँ और चलो डिनर पैक करने में मदद कर देती हूँ, महक ने सिर हिलाते हुए, जिस पर आर्या उसके साथ किचन में आ गई तो महक टिफ़िन पैक करते हुए आर्या से बोली, बेटा, तुम भी शिव के साथ वहीं खा लेना। जिसकी बात पर आर्या ने अपना सिर हिला दिया और महक की मदद के लिए टिफ़िन पैक कर ड्राइवर के साथ शिवांश के ऑफिस के लिए निकल गई। जब आर्या ने अपने ऑफिस के रूट को देखा तो ड्राइवर से कहा, भैया, हमें शिवजी के ऑफिस जाना था। मैडम, हम शिव बाबा के ऑफिस ही जा रहे हैं, ड्राइवर ने जवाब दिया। जिस पर आर्या ने और कुछ नहीं कहा और उसकी गाड़ी आखिर में प्राइड कंपनी के पार्किंग लॉट में रुकी, जिसे बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए आर्या चुपचाप लिफ्ट की तरफ आ गई, जहां नीचे ही उसे कुमार मिल गया। कुमार को देख आर्या बोली, हेलो सर। नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए, बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं, कुमार ने उसे लिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसके इशारे पर आर्या अपना सिर हिलाते हुए कुमार के साथ लिफ्ट में चली आई। दरअसल बात यह थी कि उस कंपनी में उनका डिपार्टमेंट अलग था, उसे कभी भी वहाँ के CEO से मिलने का मौका नहीं मिला था और शिवांश कभी सर्विस डिपार्टमेंट में जाता भी नहीं था। शिवांश को वहाँ पर सभी कपूर सर कहते थे, इसलिए आर्या के मन में भी कभी शिवांश का जिक्र नहीं आया था। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और उसका चेहरा एम्बारेसमेंट से भरा जा रहा था। जब लिफ्ट आकर 35 फ्लोर पर रुकी और कुमार बाहर निकले, उसे सामने बने केबिन की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैडम, आपको वहाँ जाना है। जिसके इशारे पर आर्या अपना सिर हिलाते हुए केबिन में चली आई। उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। हेड चेयर पर बैठे शिवांश ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन उसे तरफ देखा और आर्या को देख मुस्कुराते हुए बोला, वेलकम मेरे इस छोटे से ऑफिस में। जिसके ताने को सुन आर्या मुंह बनाते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो। अच्छी बात है, मेरे बुरे होने की कैपेसिटी और लेवल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया, शिवांश ने कुर्सी से उठते हुए कहा। जिसकी बात पर आर्या शिवांश को घूरते हुए बोली, आपने मुझे बताया क्यों नहीं सोचा, ताकि तुम अपना पूरा ध्यान काम में दे सको और 1 महीने में किसी कंपनी के CEO से मिलना बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती तुम्हारे लिए। शिवांश ने आर्या के होठों पर हाथ रखते हुए पूछा, जिस पर आर्या ने अपना सिर हिला दिया और बोली, अच्छा ठीक है, तो फिर डिनर। जिसके हाथ से टिफ़िन बॉक्स लेकर अपने डेस्क पर रख शिवांश आर्या के हाथ को पकड़े अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया और उसे अपने पैरों पर बैठाते हुए बोला, थोड़ी देर में करेंगे। जिसे देख आर्या अच्छे से उसकी गोद में बैठते हुए बोली, शिवजी, मुझे ये जॉब मेरी क्वालिफ़िकेशन पर मिली है ना, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर रिश्तेदारी नहीं चलती? आर्या, शिवांश ने एक फाइल को पढ़ते हुए कहा। जिस पर आर्या नज़र डालते हुए बोली, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया हम, इसलिए मैंने तुम्हें डिनर पर चलने के लिए पूछा, शिवांश ने जवाब दिया। जिसे सुन आर्या नाराज़गी से बोली, इसमें भी गलती आपकी है, अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं आपकी मदद करती। थैंक यू फॉर योर जिंदा दिली, लेकिन मुझे मदद नहीं चाहिए, शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। जिसके मुस्कान को देख आर्या की भवें चढ़ गई तो शिवांश फाइल को बंद करते हुए आर्या की तरफ देखकर बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना निकालो। जिसकी बात सुन आर्या ने अपना सिर हिला दिया और शिवांश की गोद से उठकर वहाँ पर रखे कॉफ़ी टेबल पर डिनर निकालने लगी और शिवांश रेस्टरूम में फ्रेश होने चला गया।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।